अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। PTI एहतिजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, फौज और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। रावलपिंडी, सरगोधा और अटक में दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जबकि मोटरवे M1 और M2 को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। PTI एहतिजाज के पेश नजर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी, सरगोधा और अटक में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद में 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद होगी। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे आदमी हैं, उन्हें इस फैसले पर नजर सानी करना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई नरमी की तवक्को न रखे। इस्लामाबाद में अहम नोयत की आलमी तकारीब जारी हैं। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा ना करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। PMKP के एक समझदार और अच्छे पाकिस्तानी हैं, उनको भी अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है। हमने आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है और उसके बाद हम बड़ा क्लियर कह रहे हैं हमने कि जलसे के लिए जगह वगैरह भी मुख्तलिफ हमने ऑलरेडी वो लॉ के तहत हो गई हुई है। अगर आप परमिशन लें, आपको पहले भी इजाज़त मिली थी और प्रॉपर चैनल से आए, आप जरूर जलसा करें, आपका आईनी हक है। उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि इनके साथ नरमी करनी है या इनके साथ बात ये वो। वफाकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एहतिजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आने वाले 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुजाहिरीन में 60 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन से कील लगे डंडे, गुलेल और कंचे भी बरामद कर लिए गए। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज रात से रेड जोन में रेंजर्स को तैनात भी कर दिया गया है। मुजाहिरीन से कील लगे डंडे, गुलेल और कंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आज रात से रेड जोन में रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है। वफाकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एहतिजाज की गर्ज से इस्लामाबाद आने वाले 412 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार मुजाहिरीन में 60 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन से कील लगे डंडे, गुलेल और कंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। आज रात से रेड जोन में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। PTI ने इस्लामाबाद इंतजामिया की पाबंदियों का तोड़ करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI का इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतिजाज करने का फैसला। जराए PTI के मुताबिक एहतिजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने का प्लान तैयार कर लिया गया। इस्लामाबाद के कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी की गई। नजदीकी अजला के कारकुनान रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आमद को यकीनी बनाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सवाबी, मर्दान, एबटाबाद और हवेलिया के MPAs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत कर दी। MNAs के अलावा मरकजी क़यादत को दिए गए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होकर अलामती एहतिजाज रिकॉर्ड कराने की भी हिदायत की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से D चौक में एहतिजाज का मामला। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने आज जुड़वा शहरों के तमाम निजी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। सदर एसोसिएशन डॉक्टर मलिक इब्रार हुसैन के मुताबिक आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला रास्तों की बंदिश और बच्चों की हिफाजत के पेश नजर किया गया है। डॉक्टर इब्रार हुसैन ने कहा है कि देही या दूर दराज इलाकों में कायम निजी तालीमी इदारे सूरत हाल को देखते हुए इदारे बंद करने या ना करने का फैसला खुद करें।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्ला नियाजी, आजम सवाती और दीगर को नामजद किया गया। वकील मुस्तफीन काजमी को मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस अफसरान और एहलकारों से मज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते बंद किए गए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से जायद नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमा एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील कर दिया गया। डेंटल क्लिनिक साबिक सदर के कराची में वाक़े रिहायशी बंगले में कायम था। क्लिनिक को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सील किया गया। SBCA पुलिस की भारी नफरी ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक डेंटल क्लिनिक कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में वाक़े है। असिस्टेंट डायरेक्टर शकील जमाली की सरबराही में इस कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है। यहाँ पर अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। साहिवाल में थाना सिटी के इलाका टैंकी चौक में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़का जाँ बहक हो गया। जाँ बहक लड़के की शिनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है। साहिवाल में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। थाना सिटी के इलाके टैंकी चौक में ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़का जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक लड़के की शिनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई ने सीपैक को सेकेंडलाइज किया। आईनी तरमीम के मामले पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर बिलडोज करना होता तो उसी वक्त कर लेते। हमने तो मुशावरत शुरू की हुई है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आईनी तरमीम के मामले को जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। IMF प्रोग्राम से हमें 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है। हमारे लिए अगले 3 साल फैसला कुन है। IPPs के मामलात और डिस्कोर्स की निष्कारी पर संजीदगी से काम हो रहा है। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम जल्द कौमी माशी एजेंडा पेश करेंगे। रूस के साथ बार्टर मुआहदों के तहत आगे बढ़ा जाएगा। चीन के साथ सीपैक फेज 2 को आगे बढ़ाने पर बातचीत के बाद लायामल बनाया जाएगा। फेज 2 को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। इसराइल फलस्तीन के निहत्ते शहरियों को शहीद कर रहा है। अंदरूनी मसले अपनी जगह, फलस्तीन इशू पर एक होना पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। हमें आपस के इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पर आना चाहिए। तमाम जमातों को फलस्तीन इशू पर एक होना चाहिए। फलस्तीन इशू पर वजीर आजम से बात करूंगा। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सियासत को नफरत में तब्दील किया जा रहा है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को और खास तौर गजा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया। इनका कत्लेआम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक का कोई परवाह नहीं। जितने बच्चे को शहीद किए गए हैं, जितने खवातीन को शहीद किए गए हैं, उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं। जहां तक फलस्तीन का इशू है, जहां तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहां तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमें फलस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम चाहते हैं फलस्तीन इशू पर तमाम जमातों की एक आवाज़ हो। इसराइली फलस्तीनी और लबनान के शहरियों को शहीद कर रहा है। बदकिस्मती आज इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। अमरीका पुष्टपनाही पर खड़ा है। इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। से गजा के लोगों का जेनोसाइड किया इन्होंने, ये स्टेट टेररिज्म है और 43,000 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 30,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइल को रोकने वाला बदकिस्मती से कोई नहीं है। अमेरिका उसकी पुष्ट पर खड़ा है, बरतानिया उसकी हिमायत करता है और अभी ताज़ा जो उसने लेबनान के ऊपर जो अटैक्स किए हैं, जिसमें हसन नसरुल्लाह भी शहीद हुए और उसके बाद तो फ़ौजें दाखिल की हैं, ये उस वक्त हुआ है जब UNO का इजलास चल रहा था
اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں UNO بھی ان طاقتوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 8 الیکشن ٹریبیونلز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. الیکشن کمیشن نے عام اور ضمنی انتخابات کے لیے انتخابی ٹریبیونلز قائم کر دیے. انتخابی ٹریبیونلز میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز کی تقرری کی گئی ہے. لاہور، ملتان، بہاولپور اور راولپنڈی کے لیے ٹریبیونلز قائم کر دیے گئے. ٹریبیونلز قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی انتخابی عذرداریاں نمٹائیں گے. ٹریبیونلز میں 8 ججز کی تقرری کی گئی. نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. ٹریبیونلز میں 4 حاضر سروس جبکہ 4 ریٹائرڈ ججز شامل ہیں. NA-37 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا کیس. سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے ساجد طوری اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں خارج کر دیں. MWM کے حمید حسینی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن برقرار. سپریم کورٹ نے PK 78 پشاور میں دوبارہ گنتی کی درخواست بھی خارج کر دی. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے پر الیکشن کمیشن کی سخت سرزنش کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. الیکشن کمیشن کیوں فریق بن رہا ہے؟ امیدواروں کو آپس میں لڑنے دے. کیا عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف سخت احکامات جاری کرے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دوبارہ گنتی کے اختیار پر قدغن لگائی. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ نتائج مرتب ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے آج صبح درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. درخواست گزار اکمل خان باری نے سردار لطیف کھوسہ کے ذریعے درخواست دائر کی تھی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ثابت نہیں کیے جا سکے. عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا. پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر عادل بازئی اور الیاس محمد چوہدری کے خلاف ریفرنسز. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوا دیے. نون لیگ اور کاف لیگ نے ریفرنس اسپیکر کو بھجوائے تھے. ریفرنسز میں کہا گیا ہے ممبران نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ڈائریکشنز کی خلاف ورزی کی. عادل خان بازئی قومی اسمبلی کے حلقہ 262 کوئٹہ 1 سے رکن منتخب ہوئے. الیاس محمد چوہدری حلقہ 62 گجرات سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. ریفرنسز کے متن میں لکھا گیا ہے کہ قوانین کے مطابق ممبران پارٹی گائیڈ لائنز کے پابند ہیں. ریفرنسز میں ممبران کے خلاف فوری کارروائی کی استدعا کی گئی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بانی پی ٹی آئی کی 6 بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں 21 اکتوبر تک توسیع کر دی. کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل زاہد بشیر ڈار عدالت کے روبرو پیش ہوئے. وکیل بانی پی ٹی آئی نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ سینئر کونسل لاہور میں دیگر کیسز میں مصروف ہیں. سلمان صفدر آج عدالت پیش نہیں ہو سکتے. عدالت سماعت ملتوی کر دے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 6 بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں درخواست ضمانت پر سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد پیکا ایکٹ عدالت میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ پر درج مقدمے کا معاملہ. اعظم سواتی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 26 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی. کیس کی سماعت پیکا ایکٹ عدالت کے جج افضل مجوکا نے کی. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے. چالان کی نقول تقسیم. عدالت نے فرد جرم کے لیے تاریخ مقرر کر دی. اعظم سواتی پر فرد جرم 26 اکتوبر کو عائد کی جائے گی. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سابق صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھٹو کے خاندان سے ہی کہیں آئین کو آگ نہ لگ جائے. دعویٰ کیا کہ ملک میں جمہوریت کی پامالی ہو رہی ہے. ڈاکٹر عارف الوی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہاں اپنے ہیرو سے ملنے آیا تھا جو بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کا نام اونچا رکھا. یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, اسے روکنا چاہیے. اسرائیل گنڈوں کی طرح مسلمان ممالک کو تباہ کر رہا ہے. مسلمان ممالک کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. عارف الوی نے کہا کہ قائد اعظم کا موقف بھی یہی تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے. سابق صدر نے کہا کہ ہمارے چیف جسٹس لوگوں کی خرید و فروخت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से तल्ख कलामी करने वाले वकील मुस्तफीन काजमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुस्तफीन काजमी को सेक्टर F74 से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुस्तफीन काजमी CDA के साबिक मुलाजिम हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल आर्टिकल 63 नजरसानी दरखास्तों पर दौरान समाअत मुस्तफीन काजमी रोस्टरम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस से तल्ख कलामी की थी। खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सूबे में डिब्बा पेट्रोल स्टेशंस के खिलाफ एहतजाजन तमाम पेट्रोल स्टेशंस बंद करने की धमकी दे दी और कहा कि डिब्बा पेट्रोल स्टेशंस रजिस्टर्ड डीलर्स का माशी कत्ल कर रहे हैं। डिब्बा पेट्रोल स्टेशन शहरियों की जिंदगियों के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से मोहम्मद फयाज। सरपरस्त आला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मकसूद अनवर ने ABN को बताया कि पेशावर में डब्बा स्टेशनों की तादाद 500 तक पहुंच गई और मजीद इजाफा होता जा रहा है। हमें बाकायदा NOC दी जाती है, जबकि डब्बा स्टेशन एक प्लास्टिक की टैंकी रखकर फरोख्त शुरू कर देते हैं। अब्दुल माजिद चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा ABN को बताया कि ईरानी पेट्रोल माफिया की बेखनी की जाए, उनकी वजह से पेट्रोल स्टेशन को मुश्किलात का सामना है। डब्बा स्टेशन बगैर इजाजत और बगैर हिफाजती तदाबीर खुलेआम ईरानी तेल बेच रहे हैं। कानूनी तौर पर कायम पेट्रोल पंप्स की सेल 5000 लीटर से भी कम हो गई। पेट्रोल पंप जो है इसका बाकायदा एक बाइलाज होता है, जिसके 8-9 डिपार्टमेंट से NOCs लेके चेयरमैन होता है DC, वो उसकी फाइनल NOCs देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो उसी सिलसिले से 30 साल से हम वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ जो शुरू हो गई है, दुकान खोल के अगला डिस्पेंसर लगा के शुरू हो जाता है। एक तरफ हुकूमत तेल की स्मगलिंग की रोकथाम के दावे कर रही है, जबकि दूसरी जानिब लाखों लीटर ईरानी पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पर सरहद पार से स्मगल किया जा रहा है, जो सवालिया निशान से कम नहीं। इस्लामाबाद के पोश इलाके G6 के ग्रीन बेल्ट पर कचरा चुनने वालों ने कचरे के बड़े बड़े गठड़े बना रखे हैं, जिनसे उठने वाली बदबू से रिहायशी परेशान हैं। इस्लामाबाद से अरशद शाद रिपोर्ट करेंगे। शहरी इक्तदार के वस्त में सेक्टर G6 के ग्रीन बेल्ट एरिया में कचरा चुनने वालों ने कचरे के डिपो बना रखे हैं। बहुत दिन पड़े रहने की वजह से इन डिपों से गली सड़ी अशिया की बदबू ने रिहायशी अफराद समेत राहगीरों को भी परेशान कर रखा है। शहरी कहते हैं सुबह सवेरे काम पर जाते हुए ऐसी बदबू से सामना हो तो पूरा दिन ही खराब गुजरता है। इतनी स्मेल गंदगी होती है, गाड़ियाँ टाइम पे आती नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कूड़ा करकट वाले ना, जो यहाँ पे लाके कूड़ा वगैरह यहाँ पे डालते हैं। साइडों पे आपको दिखाऊंगा, बोरियां यहाँ पे डंप करी होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं, 2-3 दिन यहाँ पड़े रहते हैं। यहाँ पे बड़ी स्मेल वगैरह भी है, बीमारियों का बड़ा जो है ना, वो वैसे भी मच्छरों की भी अमाजगाह बनी हुई है, तो ये मेहरबानी फरमाए। करीबी गलियों से बच्चे खेलने आते हैं तो बुजुर्ग नमाज के लिए इसी रास्ते से गुजरते हैं। शहरी कहते हैं बदबू और जरासीम से बीमारियां लगने का खतरा है। ये 1 हफ्ते बाद आता है, ये फिर कूड़े का डब्बा जब फुल भर हो जाता है, जब गिरते हैं तब लेके जाता है। ये सांस रोक के गुजरना पड़ता है यहाँ से, हालांकि यहाँ से काफ़ी लोग गुजरते हैं। ये पास में मस्जिद भी है, नमाजी भी होते हैं, लेकिन यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। कचरे के ढेर न सिर्फ मक्खियों की अमाजगाह हैं, बल्कि मच्छरों की अफजाइश का भी सबब बन रहे हैं। कचरा चुनने वाले अफराद की जानिब से जमा किए गए कचरे के गठड़ों से कई दिनों तक पड़े रहने की वजह से कराहत आमेज बदबू आ रही है। शहरियों का कहना है CDA को न सिर्फ इन गठड़ों को यहाँ से खत्म करना चाहिए, बल्कि जरासीमों और बदबू को खत्म करने के लिए स्प्रे भी करनी चाहिए। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। बलोची चप्पल उस सदियों पुरानी बलोची तहजीब तमद्दन और सकाफत का हिस्सा है जो बलोचिस्तान में आज भी जिंदा ताबिंदा है। बलोची चप्पल को लोग त्योहारों के मौके पर न सिर्फ बतौर खास तैयार कराते हैं, बल्कि रोजमर्रा के अमूर की अंजामदही के दौरान निहायत ज़ौक़ शौक़ से पहनते हैं। इसी हवाले से देखते हैं बिलाल सुहेल की ये खुसूसी रिपोर्ट। चप्पल की तैयारी कोई आसान काम नहीं है। जहां इसकी तैयारी के लिए नहायत महारत दरकार होती है, वहीं खास किस्म का चमड़ा, मजबूत धागा और टायर के टुकड़ों की भी जरूरत होती है, जो इससे जूते की नफासत और मजबूती के लिए जरूरी होती है। बलोचिस्तान की सरजमीन पर रहने वालों समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और शहरों के मकीन भी बलोची चप्पल को बेहद पसंद करते हैं, जिसकी मुख्तलिफ इकसाम इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम अफराद जिन चप्पलों की बहुत ज्यादा मांग करते हैं, इनमें मैंगल कट, बुगटी कट, मरीवाल, नौरोजी और सिंधी कट शामिल हैं, जिन्हें हाथों हाथ खरीदा जाता है। अलबत्ता बढ़ती महंगाई ने दीगर अशिया के साथ साथ बलोची चप्पलों की कीमतों पर भी असर डाला है। असल में यंग यूथ होने का मसला नहीं है, ये है कि ये जो है हमारी सकाफत को जाहिर करता है। हमारी जो है ना बलोची जो है सकाफत है, इसमें जो है हम लोग शादी हो, गमी हो, खुशी हो,
یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ بلوچی چپل کی تیاری میں خطے کی تہذیب و ثقافت کو بھی بھرپور طریقے سے اجاگر کیا جاتا ہے. بہت پرانا ہے، اگر ہم بولے جھوٹ بھی دکھتا ہے. یہ 200-300 سال پرانا ہے، 400 سال پرانا. ثقافت کے بارے میں بلوچی لوگ پہنتے ہیں خوشی کے لیے، یہ نہیں ایک خالی بلوچ پہنتے ہیں، ہر لوگ پہنتے ہیں. اس میں شک نہیں کہ پہلے بلوچی چپل صرف مردوں کا پہناوا ہوتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب خصوصی دھاگوں کی مدد سے خواتین کے لیے بھی نہایت دیدہ زیب اور شاندار بلوچی چپلیں تیار کی جا رہی ہیں، جن کی بڑھتی ہوئی مانگ اور مقبولیت اس بات کی سند ہے کہ خواتین سے بھی بلوچی چپل پسندیدگی کا درجہ حاصل کر رہی ہے. بلال سہیل، ABN نیوز، کوئٹہ. وفاقی وزیر تجارت جام کمال کی ملیشین ہم منصب سے ملاقات. 2 طرفی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق ہوا. وفاقی وزیر تجارت نے پاکستانی چاول اور حلال گوشت کی ملیشیا کو برآمدات بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان اور ملیشیا کے درمیان کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ملیشیا نے پاکستانی حلال گوشت کی برآمدات کے عمل کو آسان بنانے کی یقین دہانی کروائی. نیوز اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.